नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 जो कि है स्थल रूप एवं जीवन। आज के इस भाग में हम पिछले ही भाग को कंटिन्यू रखेंगे जिसमें हमने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करे थे। 15 प्रश्न हमने पिछले पार्ट में कर लिए थे और आज शुरू करेंगे 16वें प्रश्न से। तो आइए शुरू करते हैं। 16वां प्रश्न है, पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के कुछ उदाहरण दीजिए। अर्थात पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो इसका उत्तर है गोल्डन ईगल, पेरेग्रीन फाल्कन, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आइबैक्स, हिमालयन तहर आदि। तो ये सारी प्रजातियां जो है ये कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। बाकी और भी कई प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, तो इनके नाम आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी की लंबाई कितनी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? भारत की सबसे बड़ी नदी जो कि गंगा है, जिसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। और इस नदी के जो मैदानी क्षेत्र में बहुत सारे लोग रहते हैं। कितने? 40 करोड़ लोग, या फिर भारत की 1/4 जनसंख्या गंगा के मैदानों में निवास करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की 2 प्रसिद्ध महिला पर्वतारोही के नाम दीजिए या फिर नाम बताइए। तो कौन सी थी? पहली बछेंद्री पाल, दूसरी थी अरुणिमा सिन्हा। भारत की 2 प्रसिद्ध पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अब बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, सबसे पहले भारतीय सबसे पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली, सन 1984 में। जबकि अरुणिमा सिन्हा जो है वो क्या थी? हैंडीकैप थी या फिर फिजिकली डिसेबल थी। इनका एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और साथ ही कई अन्य महाद्वीपों में ऊंची ऊंची चोटियों पर इन्हें चढ़ाई करी। तो इसीलिए इनका सम्मान किया जाता है। और इन दोनों को भारत के कई प्रसिद्ध पुरस्कार भी मिले थे, जैसे कि पद्मश्री आदि। तो इन दोनों महिलाओं ने पर्वतारोही इनको बोला जाता है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और भी कई सारे चोटियां हैं जिनकी इन्होंने चढ़ाई करी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमालय का तिब्बती नाम क्या है? तो हिमालय को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बत के लोग इसको क्या बोलते थे? चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ क्या हुआ? जगत जननी। पूरे जगत की जो जननी है, विश्व की जो जननी है, वो हिमालय को बोला जाता था। और तिब्बती लोग इसको क्या बोलते थे? चोमोलुंगमा। दूसरा इसका क्या नाम था? सागरथामा। बौन क्या है? तो बौन क्या है? एक प्राचीन धर्म है। कहाँ का? तिब्बत का। तिब्बत में हमें कैलाश पर्वत दिखाई देता है, जो कि सारे धर्मों का, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म के भी जो लोग थे, उनके लिए एक प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पर शिव जी ने कई सालों तक तपस्या करी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पठारों को परिभाषित कीजिए। पठार क्या होते हैं? ये भूमि से ऊंचे, मतलब समुद्र तल से ऊंचे होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? लगभग कुछ ऐसे होते हैं कि ऊपर से ये समतल होते हैं पर भूमि से उठे हुए हैं। इसीलिए पठार जो है, इनके अंदर हमें चोटियां या फिर इनके शिखर दिखाई नहीं देते। पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से उठी हुई होती है और इसकी सतह कैसी होती है? चपटी होती है और समतल होती है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये उठा हुआ है बट इसकी सतह कैसी है? समतल है। और यहाँ पर सीधी ढलान वाले होते हैं। इनकी ढलान जो है वो एकदम सीधी होती है, लगभग 90 डिग्री का एंगल मान लीजिए आप। जबकि पर्वतों में क्या होती है? खड़ी ढलान होती है और पहाड़ियों के अंदर ढलान तीव्र नहीं होती है, कम होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। भारत के पठारों के 2 उदाहरण दीजिए। तो भारत के अंदर कई सारे पठार है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर आपको 2 उदाहरण देने हैं, जिसमें तिब्बत का पठार और दक्कन पठार। ये भारत के 2 पठार है। और छोटा नागपुर पठार भी हो गया। तो ये जो पठार है, इनको खनिजों का भंडार गृह बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन पठारों के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। और बड़ा और ऊंचा होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? विश्व की छत भी बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा स्थान सोने और हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सोने और हीरे की खनन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जो कि
अफ्रीका के अंदर है। हिंट दे देती हूँ आपको, अगर आपको याद आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो अब जान लीजिए कि पूर्वी अफ्रीका का पठार जो है वो सोने और हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है और यहाँ पर पूर्वी अफ्रीकी पठार है, जिसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा, सोने और हीरे का खनन। और ये सोने और हीरे के खनन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है पूरे विश्व के अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में लोहा, कोयला और मैंगनीज के विशाल भंडार है? तो भारत का कौन सा पठार है? छोटा नागपुर पठार है, जिसके अंदर हमें ये सारे खनिज दिखाई देते हैं। इतने सारे खनिज होने की वजह से ही इन पठारों को खनिजों का भंडार गृह बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नहकालिकाई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? हमने कई सारे जलप्रपातों की बात की थी, जिसमें से एक नहकालिकाई था जो कि मेघालय में है, चेरापूंजी पठार के अंदर स्थित है। तो सारे जलप्रपात जो है, चाहे वो विक्टोरिया हो, चाहे जोग जलप्रपात हो, चाहे नहकालिकाई हो, इन सब के नाम कौन सी नदी पर है और कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैदानों को परिभाषित कीजिए। मैदान क्या होते हैं? समतल भूमि होती है और समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कम होती है, जैसे कि 200 से 300 मीटर तक। तो मैदानी क्षेत्रों की क्या विशेषताएं हैं? ये ऐसी स्थलाकृतियां होती है जिसका विस्तृत सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। सपाट होते हैं, ये समतल होते हैं और इनमें कोई ऊंची पहाड़ियां और गहरी खाइयां हमें दिखाई नहीं देगी। और सामान्यतः समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी होगी? 300 मीटर होगी। और मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? खेती के लिए, कृषि के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियां बहती है और वो नदियां उन मैदानों को बहुत ही ज्यादा उपजाऊ बना देती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाढ़ के मैदान क्या है? बाढ़ के मैदान कौन बनाता है? पर्वतों से जो नदियां निकलती है उनकी वजह से बाढ़ आती है और वो मैदान कैसे हो जाते हैं? एकदम समतल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नदियां बहती है तो उस जमीन का अपरदन होता है और वो कैसी हो जाती है? एकदम फ्लैट या फिर समतल हो जाती है। अब ये जो मैदान है ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भी होते हैं। तो पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। पर्वत श्रृंखलाओं से कौन कौन सी नदियां निकलती है? उदाहरण के लिए गंगा नदी, यमुना नदी, घग्गर नदी आदि। और यहाँ नदियां क्या करती है? रेत, चट्टानों के कण और गाद को एकत्र करती है, जिसको क्या बोला जाता है? तलछट। और तलछट ही उस मैदान को, उस भूमि को उपजाऊ बनाते हैं और फसलें कैसी होती है? गुणवत्तापूर्ण होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैदानी इलाकों में किस प्रकार की खाद्य और रेशे वाली फसलें उगाई जाती है? वैसे तो मैदानी क्षेत्र के अंदर कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसका कारण है वहां का उपजाऊपन। क्यों? क्योंकि नदियां अपने साथ तलछट लेके आई तो वो क्षेत्र क्या हुआ? उपजाऊ। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर आप कोई भी फसल उगा सकते हैं। तो इन मैदानी क्षेत्रों के अंदर अगर खाद्यान्न फसलों की बात करें तो वो है चावल, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, रागी आदि। लेकिन अगर हम बात करें रेशेदार फसलों की तो वो है कपास, जूट और सन जैसी रेशेदार फसलें उगाई जाती है। तो मैदानी क्षेत्र के अंदर लोग जो है उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। वहां के लोग कृषि करते हैं। और भारत का उदाहरण लें तो भारत की 1/4 जनसंख्या कहाँ रहती है? गंगा के मैदान के अंदर, वहां के उपजाऊपन के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गर्म और ठंडे रेगिस्तान का एक एक उदाहरण दीजिए। जब हमने मैदान के बाद में मरुस्थल के स्थल रूप की बात की थी, तब हमने जाना था मरुस्थल या रेगिस्तान भी दो प्रकार के होते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं। तो गर्म रेगिस्तान का क्या उदाहरण है? अफ्रीका का जो सहारा रेगिस्तान है वो गर्म रेगिस्तान का उदाहरण है। और ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो चीन का गोबी रेगिस्तान क्या है? ठंडा रेगिस्तान है। तो गर्म रेगिस्तान जो है ये शुष्क होते हैं, अर्थात यहाँ पर बारिश नहीं होती। और ठंडे रेगिस्तान में क्या होगा? वहां पर बर्फ है पर वो जमी हुई है, तो पानी तरल रूप में नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान, गर्म रेगिस्तान में तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म है और शुष्क है। जबकि ठंडे रेगिस्तान में क्या है? तापमान बहुत ही ज्यादा ठंडा और शुष्क है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं उनका जो उनके प्रकार जो है वो कम है, अर्थात ज्यादा विविध प्रजातियां नहीं है, लेकिन जो भी पाई जाती है वो सब अनोखी है।
क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं वो क्या होती है, गर्म रेगिस्तान वाली या फिर ठंडे रेगिस्तान वाली, ये क्या होगी, कम पानी में अपने गुजारा कर सकती है या फिर जिंदा रह सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पर्वतों, पठारों और मैदानों का क्या महत्व है? तो ये 3 प्रकार के स्थल रूप है, इन सब के अपने अपने महत्व है। चाहे पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, अब पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, तीर्थ स्थल है, यहाँ की जो प्रकृति है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मनोरम है। पठारों में हमें क्या मिलता है, खनिज मिलते हैं, इसलिए इनको खनिजों का घर भी बोला जाता है या फिर खनिजों का भंडार गृह बोला जाता है। मैदानों के अंदर कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है लोगों का और कृषि प्रचलित है। क्यों? क्योंकि मैदान उपजाऊ होते हैं। तो पर्वतों के महत्व की अगर बात करें तो पहाड़ कृषि, भोजन, जल विद्युत, आश्रय, मीठे पानी और अन्य उपयोगों के लिए पानी हमें प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पहाड़ है इनके बीच में क्या होती है, घाटी, घाटी से क्या निकलती है, नदी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नदी बहती हुई आई, तो ये जो नदी है ये मैदानी क्षेत्र को क्या बनाती है, उपजाऊ बनाती है अपने साथ लाए गए तलछटों के जमाव के कारण से। इसीलिए पहाड़ हमें कई सारी चीजें प्रदान करते हैं, चाहे वो पानी हो या फिर स्वच्छ हवा हो, मनोरम प्रकृति हो आदि। अगला पठार, पठार हमें क्या देते हैं, पठारों में प्रचुर खनिज भंडार होते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीकी पठार, जहाँ पर सोने और हीरे के खनन के लिए वो प्रसिद्ध है। भारत का छोटा नागपुर पठार हो गया। तो इसी प्रकार से पठार जो है इनके अंदर प्रचुर मात्रा में अर्थात खनिजों का भंडार पाया जाता है, जिसकी वजह से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। मैदान, मैदान किसके लिए महत्वपूर्ण है, कृषि के लिए, जैसे कि गंगा का मैदान, और निर्माण, परिवहन, नेटवर्क और अन्य अवसरों के लिए समतल सतह प्रदान करता है। जैसे कि मैदानी क्षेत्र जो है ये समतल है, तो यहाँ पर कुछ भी बनाना, चाहे वो बिल्डिंग बनाना हो, घर बनाना हो या फिर सड़कें बनाना हो, सब आसान है। लेकिन अगर यही हम पर्वतीय क्षेत्र को देखें तो वहां पे सड़कों का निर्माण करना क्या है, मुश्किल है। और समतल भूमि ना होने के कारण पर्वत जो कि उठे हुए होते हैं, समुद्र तल से बहुत ही ऊंचे होते हैं, तो उन क्षेत्रों के अंदर परिवहन जैसी समस्याएं होती है, क्योंकि वहां पर चीजों का निर्माण करना बहुत ही टफ होता है। जैसे कि निर्माण यहाँ पर हमने लिखा है, तो किसी भी चीज का निर्माण ले लीजिए आप, तो उन सब का निर्माण मुश्किल होता है, कठिन होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में किसी, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है जो कि उबड़ खाबड़ होता है, वहां पर सड़क का निर्माण आप कैसे करोगे, कैसे आप एक, वहां पर पहले से ही सड़क नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह सामान कैसे लेके जाओगे, कैसे उस सड़क का निर्माण शुरू करोगे। या फिर सड़क बनाने के लिए आपको कई सारे पर्वतों की या फिर छोटी छोटी पहाड़ियों की कटाई भी करनी पड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पर्वतीय पठारों और मैदानों में रहने वाले लोगों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब चाहे पर्वत हो चाहे मैदान हो, सबकी अपनी विशेषताएं हैं और हर चीज के नकारात्मक और सकारात्मक दो पहलू होते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र या फिर पहाड़ी जो पठार वगैरह होते हैं, वहां पर लोगों को क्या चुनौतियां मिलेगी, अभी हमने बात की थी कि वहां निर्माण करना आसान नहीं है, चाहे वो परिवहन हो चाहे वो घर हो। जबकि मैदानी क्षेत्र के अंदर ये सारी चीजें संभव है, आसान है, यहाँ पर कृषि भी की जाती है। तो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां कौन सी है, पर्वत प्राकृतिक खतरों और आपदाओं जैसे कि हिमस्खलन, भूस्खलन, बादल फटने और अचानक बाढ़ आदि के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। जैसे कि आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये पर्वत है, ये पठार है और ये मैदानी क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र जो है यहाँ हिमस्खलन होता है, अर्थात अचानक से बर्फ का बहुत ही बड़ा टुकड़ा गिर जाता है, वो कई बार अपने साथ कई चट्टाने भी तोड़ देता है और वो चट्टाने टूटकर गिर जाती है। और कौन सी समस्या है, जैसे कि बादल फटना, बादल फट जाएगा तो उस क्षेत्र में अचानक से बाढ़ आ जाएगी जिसकी हमें कोई सूचना भी नहीं होगी, तो अचानक बाढ़ आ जाएगी। ये सारी समस्याएं हमें कहाँ दिखने को मिलती है, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर। तो इन क्षेत्रों में मौसम की चरम स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, संसाधन सीमित होते हैं और पर्यावरण संबंधी कई समस्याएं होती है। पठारों की बात करें तो एक समय के साथ क्या होता है, क्षरण होता है और भूमिगत जल प्राप्ति करना मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन जो है वो पथरीली मिट्टी होती है, पथरीली चट्टानें होती है। साथ ही वनों की कटाई, खनन और शहरीकरण पठारी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या है, जोखिम पैदा कर सकते हैं। तो पठारी क्षेत्र जहाँ पहले से ही पथरीली चट्टानें पाई जाती है तो वो खेती के लिए अनुकूल नहीं होती, लेकिन कुछ अपवाद क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी के विस्फोट से जो
पठार वगैरह बने हैं वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो वहां पर तो कपास की खेती की जा सकती है जिसको हम कॉटन बोलते हैं। लेकिन मुख्यतः पठारी क्षेत्रों में पथरीली चट्टानें या फिर पथरीली मिट्टी के कारण फसलें नहीं उगाई जा सकती। इसलिए ये क्या है, पठारों की चुनौतियां हैं। आखिरी है, मैदानी क्षेत्र में क्या होगा, बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील होगी। क्यों? क्योंकि मैदान क्षेत्रों में क्या होता है, नदियां बहती है और वो नदियां अपने साथ बाढ़ ला सकती है और अधिक आपदाएं झेलते हैं। मृदा अपरदन एक प्रमुख समस्या है तथा वहां बीमारियां और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं होने की अति संभावना होती है। अब मैदानी क्षेत्र जो है, यहाँ पर लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं, जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां के पर्यावरण पर क्या आएगा, दबाव पड़ेगा। तो प्रदूषण आदि, प्रदूषण, लोग ज्यादा रहते हैं तो प्रदूषण भी ज्यादा होगा। मैदानी क्षेत्रों के अंदर फैक्ट्रियां आदि बहुत ही ज्यादा है जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। वो फैक्ट्रियां रसायन जो होते हैं उनको नदियों में बहा देती है, कई हानिकारक गैसें निकलती है जो हमारे वायुमंडल में हवा को क्या करती है, प्रदूषित करती है। तो इसी प्रकार से चाहे वो पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, सबके अपने अपने नुकसान है या फिर वहां पर रहने वाले लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में जहां हम पढ़ेंगे अगला अध्याय। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।